आज की पहली खबर खबर नहीं बल्कि खुशखबरी। पाकिस्तान नंबर वन बनने की तरफ गामजन। जी हां, बहुत तेजी से पाकिस्तान एक और बड़े मैदान में, अहम मैदान में नंबर वन बनने जा रहा है और आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री की क़यादत में यह सफ़र और भी तेज़ी से जारी है। तो आपके सामने ये बहुत ही अहम खबर रखनी है। मुझे पता है आप बेचैन भी हो रहे होंगे, उतावले भी हो रहे होंगे कि ये कौन सा मैदान है जहां पर हम नंबर वन बनने जा रहे हैं और किस किस मुल्क से मुकाबला है, कितना मुकाबला है, सूरत हाल कितनी गंभीर है, हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, कितने सारे सवालात होंगे आपके दिमाग में। तमाम के जवाब दूंगा। साथ साथ आर्मी चीफ साहब ने एक नई नसीहत की है पाकिस्तानी नौजवानों को, वो भी आपके सामने रखनी है। और उसके साथ साथ मैं, जो मेरी नज़र में पाकिस्तान के सबसे मुमताज़ ब्यूरोक्रेट हैं या फॉरेन ऑफिस के डिप्लोमेट हैं साबिका, उनका नाम शमशाद अहमद है। मैं, तमाम ही लोग मोतबर हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने फाइनेस्ट तरीन ऑफिसर पैदा किया है वो शमशाद अहमद साहब हैं। उनसे मेरा जब भी इंटरेक्शन हुआ तो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की जीती जागती तस्वीर वो मुझे नज़र आए, शराफत की तस्वीर नज़र आए, ईमानदारी की तस्वीर वो नज़र आए और एक सेल्फ मेड आदमी की तस्वीर नज़र आए। अल्लाह उनकी ज़िंदगी लंबी करे। ऐसे लोग, ऐसे बुज़ुर्ग हमें चाहिए। तो उन्होंने अब एक स्टेटमेंट दी है कि शायद सदर ज़ेलेंस्की के बाद अगला नंबर हमारे चौधरी साहब का है। नाम तो उन्होंने नहीं लिया, ये तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन लग रहा है कि शायद उन्होंने जो स्टेटमेंट दी कि अब अगली बारी शायद पाकिस्तान की है। इस पर भी तफसीली बात करते हैं। पहले मुझे पता है कि आप बेचैन हो रहे हैं सारे नंबर वन की बात जानने को, तो आइए। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो नीचे से चौथे नंबर पर है इस टाइम। जी हाँ, ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। हमारा मुकाबला इमीडिएटली है इराक के साथ। इराक बैठा है नीचे से तीसरे नंबर पर। उसे सिर्फ पूरी दुनिया में 32 मुल्कों में वीज़े के बगैर एंट्री उसे हासिल है। अब इराक, आपको अगर आप इराक के क्रेडेंशियल्स देखें तो देखिए कितने आम क्रेडेंशियल्स हैं। इराक तबाह हो गया, उसके अंदर जंग लगी, उसके हिस्से बखरे हो गए एक किस्म के। आपने देखा उन्होंने डेढ़ दहाई जो है वहाँ पर क्या कुछ नहीं हुआ, मोsul, बगदाद, सब कुछ आप देख चुके हैं। तो वहाँ उनका नंबर 3 पर बैठना किसी ना किसी तरह से समझ आता है। आगे चलिए। सीरिया, सीरिया नंबर 2 पर बैठा हुआ है नीचे से। बदतरीन ममालिक के जो पासपोर्ट हैं उनमें से 27 मुल्कों में सिर्फ उनके शहरी जा सकते हैं वीज़े के बगैर। अब सीरिया क्यों है सीरिया के साथ ऐसे, आपको पता है वहाँ बशर अल असद की गवर्नमेंट थी, वहाँ पर भी हिस्से बखरे उसके हुए हैं, बमबारी, दहशतगर्दी, खाना जंगी और बैरूनी ताकतों की इन्वॉल्वमेंट, और आखिरकार बशर अल असद चले गए, जिसकी वजह से यहाँ से अब मुझे सीरिया मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। ज़्यादा देर सीरिया यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि वहाँ नई गवर्नमेंट आ गई जो वेस्ट को मंजूर है, कबूल है। तो उनके आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए गोल्डन चांस है। सीरिया जब हटेगा तो हम नंबर 3 पर आ जाएंगे। वापस चलते हैं इराक पे। इराक भी जाहिर है अब स्टेबलाइज हो रहा है, तो उसके भी मुझे यहाँ ज़्यादा देर रहने के चांसेस नहीं लग रहे। वो भी रास्ते से हट जाएगा तो पाकिस्तान नंबर 2 पे आ गया। तो मुकाबला अब गंभीर है आपका अफगानिस्तान के साथ, जो इस वक्त नंबर 1 की पोजीशन पर है। और क्यों ना हो, आपने देखा वहाँ पर भी पिछली कई दहाइयों से, कोई 20-25 साल नहीं बल्कि कई दहाइयों से जंग ही है तकरीबन। पहले यूएसएसआर के साथ जंग रही, आपको पता है, जो कोल्ड वॉर, और उसके बाद अफगानिस्तान में जंग छिड़ गई, वहाँ पर ख़त्म हुई तो तालिबान के अपने फैक्शंस के दरमियान जंग छिड़ गई, फिर 9/11 हो गया, अमेरिका बहादुर आ गया, उनकी तमाम जो इत्तेहादी सारी फ़ौजें थी उनके साथ कोई 2 दहाइयाँ जंग चलती रही। तो उनका यहाँ बैठना तो समझ आता है, वो 25 मुल्कों में जा सकते हैं। तो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट भी जो है, वहाँ की जो भी करेंसी है, वहाँ की जो इकॉनमी है, वहाँ पर जो इस वक्त चाइना की, हिंदुस्तान की, यूरोप के दूसरे मुल्कों की इन्वेस्टमेंट्स है, जो उनके कनेक्शन चाइना के अफगानिस्तान के थ्रू जो सेंट्रल एशिया से कनेक्शंस बन रहे हैं, लग रहा है कि आने वाले दिनों में, और फिर अफगानिस्तान की आबादी भी छोटी है, तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान भी शायद इस नंबर पर ना बैठा रहे। तो इसलिए रास्ता क्लियर है, आप सब ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। जनरल साहब की क़यादत में आप नंबर 1 किसी और चीज़ में बने ना बने, आपका पासपोर्ट ज़रूर बनने जा रहा है। आप नीचे से सबसे पहले नंबर पर आएंगे। ऐसी ही सूरत हाल पूरी दुनिया में सिक्योरिटी की सिचुएशन में भी है। जो बदतरीन जिन मुल्कों में सिक्योरिटी है उसमें भी आप तीसरे नंबर पर हैं। दिन रात आपकी काविश है कि आप वहां भी पहले नंबर पर पहुंचे। वहां आपके सामने नाइजीरिया और माली हैं। देखते हैं कि उनके साथ आपका मुकाबला कितनी देर रहता है, वो कब आपको नंबर 1 की पोजीशन देते हैं। लेकिन यहां पर तो नंबर 1 की पोजीशन जो है वो बहुत ही तेजी के साथ जो है वो रवाना। अब आगे चलते हैं। आगे आपके सामने एक स्टेटमेंट रखते हैं और आप फिर अपना सर धुनेंगे। फिर मैं आना है मैंने शमशाद अहमद साहब, ट्रंप, जनरल आसिम मुनीर, ये सब कुछ क्या हो रहा है उसकी तरफ आते हैं। लेकिन अगली स्टेटमेंट ज़रा एहसन इकबाल साहब की है, वो सुन लें। एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि अमनो इस्तेहकाम कायम रहा इसी तरह तो तरक्की का सफ़र इसी तरह जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जो अभी इस वक्त पाकिस्तान में अमनो इस्तेहकाम है, ये
कायम रहा तो तरक्की का सफ़र इसी तरह जारी रहेगा। वो तरक्की आपको मैंने बता दी, सिक्योरिटी में आप माशाल्लाह नीचे से तीसरे नंबर पर हैं, पासपोर्ट में चौथे नंबर पर हैं, और तरक्की का सफ़र जारी रहा तो आप पहले नंबर पर चले जाएंगे। लेकिन ये आपके मनसूबाबंदी के वजीर हैं और ये कम पढ़ी लिखी नून लीग में थोड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, तो ज़रा गौर कीजिएगा। अब हालात में आपको बताऊं, खुशदार में कल हमला हुआ है, 2 लोग वहाँ पर कत्ल कर दिए गए, आई थिंक जमीयत उलमा इस्लाम फे के। कोयटा और एकजई में इससे पहले, नॉर्थ वजीरस्तान में उससे पहले। ये मैं पिछले सिर्फ 4-5 दिन की आपको खबरें बता रहा हूँ जो हमने अपने वीलॉग में रखी हुई हैं। एक ही दिन में नॉर्थ वजीरस्तान में हमारे 4 हमारे फौजी शहीद हुए थे, और उसके साथ ही औरकजई में, और उससे अगले दिन एदक में। और अब आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने बताया था कोयटा से आने वाली लाहौर बस में 7 फैसलाबाद के शहरी थे, उनको वहाँ पर शहीद कर दिया गया था। शनाख्ती कार्ड देखकर 2 जवान, गालिबन शायद आज भी 2 पाकिस्तानियों के शहीद होने की खबरें हैं। और फिर बलूचिस्तान में एक बम धमाका हुआ है आज। इसके साथ साथ तोरखम बॉर्डर पर फायरिंग हुई है। इसके साथ साथ जो मोटरवे है लाहौर की, जी हाँ, मोटरवे जो लाहौर की है, वहाँ पर जो संजानी, मोटरवे कह दिया लाहौर की, जो संजानी पुलिस, आपको पता है संजानी जो इंटरचेंज है, उसके ऊपर मोटरवे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, और उसको शायद मुसल्ला अफराद ने उस पर फायरिंग की, गाड़ी को आग लग गई। उसके अंदर से जो एहलकार थे वो ज़ख्मी भी हुए, बड़ी मुश्किल से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई, और अब उन्होंने FIR दर्ज करवाई है कि हमारे ऊपर कातलाना हमला हुआ है। ये मोटरवे पुलिस संजानी का जो टोल प्लाजा है उस पर बैठी हुई थी अपनी गाड़ी के अंदर, और उन पर, या गाड़ी में वो रवाना थे और उन पर हमला हुआ है। तो ये जो बिल्कुल मुल्क के अंदर इस्तेहकाम की फ़ज़ा है, ये कायम रहनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि अभी चंद ही दिन पहले, बल्कि चंद नहीं, कल ही हमने आपको कुर्बान अली नामी पुलिस कांस्टेबल को लाहौर में कत्ल कर दिया गया था, और उसकी जिम्मेदारी जो है वो तहरीके तालिबान ने ली थी, लिखकर जिम्मेदारी ली थी। कल ही हमने आपको खबर दी थी कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दूसरे इस तरीके के अलहदगी पसंद या शिद्दत पसंद जो मलेशिया बने हुए हैं, उन्होंने अफगानिस्तान, अपना बलूचिस्तान और सिंध की पहाड़ियों में 3 रोज़ा इजलास किया है। और उसके बाद उनके 3 जो अलामिये की 3 शिकें हैं वो सामने आई थी कि एक बलोच कौमी फ़ौज बनाएंगे, हम चाइनीज़ के ऊपर मज़ीद हमला करेंगे, और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ गुरीला वॉर के अंदर और ज़्यादा तेज़ी लाएंगे। ये 3 उन्होंने चीज़ों का अयादा किया है, और ये खबर ब्रेक की थी BBC ने। तो ये वो इस्तेहकाम है जिसकी बात कर रहे हैं वज़ीर मनसूबाबंदी जनाब एहसन इकबाल। मतलब अजीब मदारी लगी हुई है, सर्कस है कोई। एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आपके जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं वो कह रहे हैं हालात बहुत ख़राब हैं। अभी इन्होंने कैबिनेट में खालिद मक्सी साहब को ऐड किया है वज़ीर के तौर पर। वो वज़ीर मोहतरम आज से 4 दिन पहले कह रहे थे कि बलूचिस्तान में अब अस्करियत पसंदों का कब्ज़ा है, वो नाके लगाकर गाड़ियाँ रोकते हैं और कोई वहाँ नहीं जा सकता। उससे पहले मौलाना फजल रहमान कह रहे थे कि बलूचिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं, कई अजला ऐसे हैं, वो आज अलहदगी का ऐलान कर दें तो अक़वाम मुत्तहिदा उसे रिकगनाइज़ कर लेगी और पाकिस्तान की सूरत हाल वहाँ पर ख़राब हो जाएगी। ये फजल रहमान साहब ने अब से चंद दिन पहले कहा। लेकिन आपको जो प्लानिंग के मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि अमनो इस्तेहकाम इसी तरह रहा तो हम कामयाबी के झंडे जो हैं वो गाड़ते रहेंगे। माशाल्लाह, क्या सर्कस है। अब कोई पीका कानून, कोई कुरानी आयत जो है वो इनके ऊपर, इनके लिए नहीं उतरी, कोई पीका कानून इन पर नहीं लगेगा। इस झूठ पर, ये जो पूरे का पूरा एक झूठा बयानिया दे रहे हैं, इस पर इन्हें कोई नहीं पूछेगा। अब ये 2 बातें तो हो गई। मैंने आर्मी चीफ की नसीहत की तरफ आना है, लेकिन मुझे पता है कि आप बड़ी ही शिद्दत से शमशाद अहमद साहब का, उनकी स्टेटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो शमशाद अहमद साहब ने एक बयान दिया है। बयान उनका ये है जो आप सब भी सुनना चाहते हैं, हमें भी लगता है कि ऐसा ही होना है, लेकिन उसका एक थोड़ा सा दोनों साइड्स का तज्जिया आपके सामने रखते हैं। उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि यूक्रेन की जंग जो है उसका जो हाल अब सदर ट्रंप ने किया है, यूक्रेन की जंग का अमेरिका के अंदर, वो जो ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत हुई थी, जो रूस की और यूक्रेन की जंग है उसमें से अमेरिका जिस तरह से निकलना चाहता है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि सदर ट्रंप ने जिस तरीके से उस जंग को छेड़ने वालों को, उस जंग को लड़ने वालों को, उस जंग में से पैसा कमाने वालों को, उस जंग पर पैसा खर्च करने वालों को जिस तरह से आड़े हाथों लिया है, तो फिर जाहिर है उसमें हमारे चौधरी साहब ने भी आना है। क्योंकि वकास अहमद साहब की स्टोरी हमने कल ही आपके सामने रखी थी, जो उन्होंने इंटरसेप्ट के लिए की थी, कि पाकिस्तान ने 2022 इमरान खान को पहले निकाला गया, इसीलिए निकाला गया क्योंकि इमरान खान न्यूट्रल रहना चाहते थे, इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। तो इमरान खान को पहले निकाला गया, जनरल बाजवा की मदद से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और सारा गठजोड़। इमरान खान को फौरी निकालने के बाद फौरी तौर पर
ये मई जून में, अप्रैल में इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, मई जून में हथियारों की डील हो गई। इंटरसेप्ट कहता है कि उस डील के कल कुछ लोगों ने कहा था कि ब्रिगेडियर जनरल का कोई ओहदा होता है कि नहीं, अब मुझे नहीं पता, अमेरिका में शायद होता हो, मैंने तो जो रिपोर्ट हुआ वो आपके सामने रखा है, मैं फौजी मामलात का माहिर तो नहीं हूँ। तो ब्रिगेडियर जनरल जो साइन किए हुए हैं, जो उन्होंने, इंटरसेप्ट कहता है वो जो अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल हैं उनके जो साइन हैं वो हमने वेरीफाई किए हैं, उनके साइन असल हैं। और ये जो मौदा हुआ था इसमें पाकिस्तान ने हथियार बेचने थे और बदले में पाकिस्तानी जो मिलिट्री जनरल्स हैं उन्हें इलेक्शन चोरी करना, इलेक्शन डिले करना और सारी मारधाड़, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और इमरान खान को जेल में डालना, ये डील मिली थी। अब ये तो मामला है, बैकग्राउंड है। अब शमशाद अहमद साहब, जो मैंने आपको अपना तज्जिया बताया है कि मैं जितने भी ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिला हूँ सभी काबिल एहतराम हैं, मोतबर हैं, लेकिन उनमें से 2 4 5 जो टॉप ऑफ द लाइन मुझे ईमानदार और बिल्कुल एक बावकार शख्सियात लगी हैं, उनमें सर फहरिस्त जो है वो हमेशा शमशाद अहमद साहब लगे हैं। एक चलती फिरती पेट्रियोटिज्म की तस्वीर वो मुझे महसूस हुए हैं। हमेशा उनकी हर बात में से पाकिस्तानियत झलकती है। उनके हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि क्योंकि सदर ट्रंप इतने ज़्यादा खिलाफ हैं ये जो यूक्रेन की जंग और इसमें से पैसा कमाने वाले, और अब क्योंकि हमारे वालों ने भी इसमें अपने हाथ रंगे हुए हैं, असला बेचा हुआ है, पहले यूके के थ्रू और फिर चेक रिपब्लिक के थ्रू, और ये वकास अहमद साहब की स्टोरी थी। तो अब इन हालात में अगली बारी जो है वो जल्द ही ट्रंप जो है वो इधर भी आने वाला है। अच्छा, जो मेरे पास अंदर की इतलात हैं, जो जाहिर है हमारे भी बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा के, बहुत करीब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, बहुत ही सीनियर तरीन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जल्द पाकिस्तान की अभी जो इश्यूज़ अमेरिका के लिए ज़्यादा अहम है, अमेरिका के लिए जो इश्यूज़ टेबल पर पहले हैं वो इश्यूज़ जो है उनके ऊपर अभी बातचीत हो रही है। और उन्होंने कहा है कि इसके बाद जो है वो पाकिस्तान की जो है वो बारी आएगी। अभी फ़िलहाल पहले यूक्रेन और ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको पहले वो डील कर लें, क्योंकि वो जाहिर है अमेरिका के लिए वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अहम हैं, या आप ये कह लीजिए कि अर्जेंट इन नेचर है। आपने देख भी लिया कैसे यूरोप और तमाम जो है वो मिलकर अब ट्रंप को पड़ गए हैं, और देखते हैं आने वाले दिनों में वहाँ पर क्या होता है। लेकिन शमशाद अहमद साहब की जो बात है उसमें बहुत वज़न है। मैं आपको अमेरिका के अंदर से, मैं इसलिए आपको पता है कि मैं आपको जज्बात नहीं बेचता, मैं आपको खामखा झूठी उम्मीदें नहीं बेचता। मैं ये नहीं कहता ट्रंप ने ज़ाहिर है तमाम फैसले अपने इंटरेस्ट में करने, वो एक बिजनेसमैन है, उसने बेहतर डील काटनी है हर चीज़ के अंदर। लेकिन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग हैं जिन तक हमारी रसाई है, हमारी का मतलब पाकिस्तानी डायस्पोरा के अहम लोगों की रसाई है, वो यही बताते हैं कि पाकिस्तान की बारी जल्द आने वाली है। अब हमें तो यही बताया गया है कि रियासत मैं इदारे से मिल के आया हूँ, लौंडा लपाड़ा जी ने बताया था कि मैं एक इदारे से मिल के आया हूँ, और फिर हमें यही बताया गया था कि चीफ़ इज़ आर्मी, आर्मी इज़ चीफ़, और फिर हमें ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान में सबसे मुहिब वतन जो है वो मिलिट्री चीफ़ ही होते हैं और वही मुल्क को चलाते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर आप खुद ही सोच लीजिए कि फिर ट्रंप साहब की बातचीत किससे होगी। शहबाज शरीफ से तो मेरा ख्याल वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पल्ले तो कुछ है नहीं। तो फिर बारी किसकी आने वाली है ये आप खुद ही सोच लीजिए। अगली खबर की तरफ मैंने क्विकली जाना है। आर्मी चीफ ने नसीहत फरमाई है, पाकिस्तानी नौजवानों को नसीहत की है कि आप गैर ज़रूरी तनकीद मत किया करें, आप बेसलेस, उन्होंने कहा है कि जो बेसलेस, जिसकी कोई बेस नहीं है, जिसकी कोई वजह नहीं है, जो हकीकत पर मबनी नहीं है, वो तनकीद मत करें, गैर ज़रूरी तनकीद मत करें। मसलन आर्मी चीफ कभी नहीं चाहेंगे कि ये जो आप नंबर 1 पासपोर्ट की दुनिया में हो रहे हैं इस पर आप कोई भी बात करें, ये उनके ख्याल में गैर ज़रूरी है। जो हमने सिक्योरिटी इंडेक्स दुनिया में जारी हुआ है जिसमें पाकिस्तान 3 टॉप के वर्स सिक्योरिटी सिचुएशन में है, ये बात भी आर्मी चीफ साहब के लिए गैर ज़रूरी ही होगी। फिर साइफ़र कि वो जो सारे काम हैं, साइफ़र कैसे आया, वो मदाखलत थी, साजिश थी, इस पर भी आप तनकीद करेंगे तो गैर ज़रूरी है। आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होना था, इस पर भी बात करेंगे तो गैर ज़रूरी है। पुरअमन एहतजाजों पर बदतरीन क्रैकडाउन और तशद्दुद, इस पर भी बात करेंगे तो गैर ज़रूरी है। 26 नवंबर को जिस तरीके से मासूमों पर गोलियां मारी गईं, उससे पहले हाशिम अब्बासी की गाड़ी के नीचे आके 6 रेंजर्स के एहलकार कुचले गए, उनका जनाजा आर्मी चीफ ने पढ़ा, वहाँ पर ऐलान किया कि अब हम इनको ठोक के रख देंगे, और सख्त बयानात दिए। उसके बाद शाम को वाकई ठोक के रख दिया गया, गोलियां मारी गई, मासूम शहरियों को शहीद कर दिया गया। अभी तक बहुत सारे लोग लापता हैं, इस पर आप बात करें तो ये गैर ज़रूरी है। आर्मी चीफ बताना चाह रहे हैं कि इस पर आप बात मत करें। इलेक्शन में पार्टी से निशान छीन लिया, कागजात नामजदगी छीने गए, मुस्तरद करवाए गए, कैंपेन नहीं करने दी गई, इस पर तनकीद भेजा है। घरों की तोड़ फोड़, खवातीन की बेहरमती,
बच्चों पर तशद्दुद, तनकीद बेबुनियाद है। 2/3 से जीते इलेक्शन पर शब खून मारा गया, मुखालफिन को फॉर्म 47 पर जताया गया, इस पर तनकीद बेबुनियाद है। 9 मई और 26 नवंबर को पुरअमन एहतजाजियों पर गोलियां चलाई गईं, इस पर तनकीद बेमानी है, बेमंतक है। मुआशी, मुआशरती, समाजी ढांचे की तबाही फेर दी गई, इस पर तनकीद बेबुनियाद है। ज़िले शाह अरशद शरीफ शहीद हो गए, उनकी माएँ या अरशद शरीफ की बेवा अगर बात करें या यतीम बच्चे बात करें, तनकीद करें तो ये बेबुनियाद है, इस पर बात नहीं करनी। 2 साल से ज़ायद अरसे से हज़ारों बेगुनाह कैद हैं, इस पर तनकीद बेगुनाह है। कौमी सलामती की आड़ में चोरों लटेरों की सलामती के मिशन पर तनकीद करना बेबुनियाद है। 15 करोड़ का रंग सड़क पर लगा, बारिश हुई, वो मिट गया, इस पर करप्शन की तनकीद करने पर ज़ईम लगारी नामी जर्नलिस्ट को लाहौर से उठा लिया एजेंसीज़ ने। आप बात करेंगे तो बेबुनियाद है, तो जो भी आप बात करेंगे वो बेबुनियाद है। इमरान खान के नाम पर सुर्ख लकीर, इमरान खान को जेल में, इद्दत निकाह का केस, आप कोई भी बात करेंगे तो वो बेबुनियाद है। तो आर्मी चीफ आपको कहना ये चाहते हैं कि आपने ऐसी किसी चीज़ के चक्कर में नहीं आना, आपने कोई ऐसी तनकीद नहीं करनी। जाने से पहले क्विकली एक और बड़ी खबर, बहुत ही बड़ी खबर है ये भी आज की, वो है कि झूठे सर्वे हो रहे हैं, नजम सेठी साहब ने बताया है। और उन्होंने कहा है, नजम सेठी साहब क्योंकि पाकिस्तानी टेलीविजन पर है, खुलकर बात नहीं कर पाते, तो उन्होंने कहा है कि झूठे सर्वे करवाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से। हकीकत जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हकीकत में अवाम में मौजूदा हुकूमत मकबूल नहीं है, सिर्फ इमरान खान मकबूल है, ये उन्होंने कहा। लेकिन यहाँ पर शायर हुकूमत की जगह कहना तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे हैं, सेठी साहब कह नहीं सकते, तो इसलिए हम सामने रख देते हैं कि किबला हाफिज साहब ने भी अपने इदारे के मुतल्लक एक, हम यही कहेंगे, बेमंतकी किस्म के सर्वे जारी किए थे। ये अखबार का आपके सामने तराशा रखते हैं। बताया गया था कि एक सर्वे के मुताबिक आर्मी चीफ की 3 माह में मकबूलियत 88% से बढ़कर 95% पर आ गई। अब मेरी समझ से बाहर है, ये 5% कौन गद्दार हैं जो आर्मी चीफ को मकबूल नहीं मानते। चलो को हमारी तरह के 1-8% होंगे, लेकिन ये 5% कौन से रह गए, मतलब ये कौन से हैं आखिर पर। मैंने आपको चलें वो किस दिन दोबारा नीतू शटरा वाले का एक मैंने क्लिप आपको दिखाना है हिंदुस्तान से। उसको 3 ही वोट पड़े थे, पता नहीं 4 पड़े थे। उसने कहा मेरे तो घर वालों ने भी मुझे पूरे वोट नहीं डाले, तो वो वाली बात कभी दोबारा करेंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये 5% कौन है जिन तक आर्मी चीफ की मकबूलियत अभी तक नहीं पहुंची। और दूसरा, आपकी मेहरबानी जनाब, आप 95% पर रुक गए, पूरे 100% पर भी चले जाते तो किसी ने क्या कर लेना था आपका। आप कहते आर्मी चीफ की मकबूलियत पूरे 100% है, और फिर कहा कि फौज 88%। एक और सर्वे आया, आसिम मुनीर साहब 95%। अब हमें बताया गया था कि आर्मी इज़ चीफ, चीफ इज़ आर्मी, तो ये फ़र्क सर क्यों आ गया, ये समझ नहीं आई। 95 और 88% फ़र्क क्यों है। फ़ौज को भी उतना ही मकबूल होना चाहिए। ये क्या मामला हुआ कि आर्मी चीफ ज़्यादा मकबूल है, फ़ौज कम मकबूल है। फ़ौज बेचारी ने ऐसा क्या गलत कर दिया कि उसे 7 दर्जे नीचे रखा हुआ है। फ़ौज तो बल्कि ज़्यादा मकबूल होनी चाहिए। शख्सियात से तो डिफरेंसेस, जैसे मेरे नज़दीक भी मेरी फ़ौज तो अहम है, मेरे नज़दीक भी मेरी फ़ौज तो बहुत ही मेरे दिल के करीब है। मेरा तो जो भी कोई शहीद होता है मुझे तकलीफ होती है। मैं अपनी फ़ौज को मजबूत भी देखना चाहता हूँ, लेकिन आईनी हदूद के अंदर, इलेक्शन चोरी करने के लिए नहीं, मुल्क के दिफा के लिए मैं उसे मजबूत देखना चाहता हूँ। तो मेरी नज़र में भी आज भी फ़ौज ज़्यादा मकबूल है। लेकिन ये समझ नहीं आई जिसने भी सर्वे बनाया कि फ़ौज 88% मकबूल है और आसिम मुनीर साहब 95% है। चलें, ये तो मैंने जैसे आपको कहा। लेकिन ये आपके कोर कमांडर साहब ने एक बात की, ये कोर कमांडर पेशावर है, इन्होंने एक बात की है, ये ज़रा सुन लीजिए, मैंने इस पर तज्जिया क्या करना है, सुनिए। कोई इसका जो है ना, कोई दुनिया की चीज जो है छोटी से बड़ी गड़बड़ हो जाए, कहते हैं फौज ने खराब की। इसलिए सारे लोग आज आप मेरे साथ बैठे हैं, अभी बाहर जाएंगे तो 90% लोग फिर लोगों में बैठेंगे यार फौज बड़ी जो है खराब है, क्योंकि ये बिकता है, ये चीज बिकती है आजकल कि खड़े वो फौज के नाम नारा लगाए 1000 बंदा जमा हो जाएगा। वेरी गुड, सारे कहते हैं हम इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। इसमें क्योंकि पॉपुलैरिटी भी है, सारे लोग इस चीज को मानते भी हैं, सुनते भी हैं। सुन लिया आपने, वो कहते हैं कि 90% लोग फौज के खिलाफ हैं। तो ये ज़रा कोर कमांडर, या कोर कमांडर नहीं तो किसी आपके यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर हैं ये, एग्जैक्टली मुझे नाम इनका नहीं पता, जल्दबाजी में आज इनके बारे में रिसर्च नहीं कर सके, लेकिन हमने इन पर पहले खबर की हुई है। तो ये कह रहे हैं कि 90% लोग फौज के खिलाफ तनकीद करते हैं। अब ये क्या माजरा है, आप कहते हैं 88% फौज मकबूल है, 95% आर्मी चीफ है, ये कहते हैं 90%। इनको तो बुला के इनकी सरजनश करें, ये आपके बयानिए के बिल्कुल ही खिलाफ बात कर रहे हैं। उसके बाद चलते चलते आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा देते हैं। ये था अवामी सर्वे, और उस पर अगले ने कहा भाई मैं आर्मी चीफ ही नहीं हूं। देखिए, यार मैं नहीं हूं, आर्मी चीफ ही हो गई आप, यार मैं नहीं हूं, आर्मी चीफ ही हो गई आप। बिला तबसरा मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।